हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अक्सर इस महामारी के चलते कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्या इंडिया के अंदर वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा? क्या प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू करेंगे? क्यों करेंगे? किस उद्देश्य से इसको इशू किया जाता है? इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे इस जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसके बारे में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इंडिया के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू नहीं की जाएगी। फिर भी हम संभावनाओं को तलाशते और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इस टॉपिक को करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो क्विकली हम जान लेते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कब लगी, क्यों लगी या आज तक लगी ही नहीं है। हम सबसे पहले हमें पता है जो हमारा इमरजेंसी है, आपातकाल है, वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन वाइमर संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो हमने फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है ये हमने कहां से ली है? ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। बाकी जो हमने इमरजेंसी हैं जैसे आर्टिकल 352, 356, अगर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो दिया गया है ये आर्टिकल 360 के अंदर है कि भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल की जो अवधारणा है वो आर्टिकल 360 से हमें पता चलती है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पहले इस बारे में सोच लिया गया था, कभी अगर इंडिया को इस दौर में ऐसा कोई टाइम देखना पड़े, इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 360 को सोचा था। तो ये हमने कहां से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है। तो आज तक अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 352 की, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी के भी नाम से जानते हैं, आज तक नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 ही बार लगी है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की, तो 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन के भी नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट रूल के भी नाम से जानते हैं, जब अगर किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट है या किसी प्रकार वहां स्टेबिलिटी ना हो तब अप्लाई किया जाता है आर्टिकल 356 से। और नेशनल इमरजेंसी 3 ही बार लगी है और 3 ही कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फर्स्ट उसका होता है वॉर, अगर युद्ध की स्थिति है तो नेशनल इमरजेंसी को इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर सेकंड अगर उसका हम कारण जाने तो सेकंड कारण होता है किसी ने हम पर आक्रमण किया है, तो सेकंड है बाहरी आक्रमण के एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर उसको लगाया जा सकता है। थर्ड है पहले जो 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले उसके अंदर जो शब्द था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद 44 अमेंडमेंट के बाद वहां क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह, आर्मड रेवोल्यूशन को जोड़ दिया गया। हमने इन सब को तो पढ़ लिया है आर्टिकल 356, 352, 356। आज हम बात करते हैं 360 के बारे में। 360 है क्या? तो देखिए, सबसे अगर हम बात करते हैं 1991 में, 1991 के अंदर ऐसी अवधारणा आई थी, ऐसी अवधारणा देखी गई थी कि 1991 के अंदर इंडिया के अंदर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाए। तो ऐसा क्या हुआ था 1991 में? पहले हम ये जानते हैं। 1991 का जो भारत था, पहली तो बात वो आज का भारत नहीं था। इससे पहले 1991 से पहले हमें पता होगा हमने इंडिया चाइना वॉर भी झेला था। और हम बात अगर करें तो इससे पहले हम इंडिया पाकिस्तान के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़ चुका था ऑलरेडी।
तो जो हमारा डिफेंस सेक्टर था, जो हमारा डिफेंस सेक्टर था, इसके अंदर हमने बहुत सारा जो डिफेंस के इक्विपमेंट थे, जो गोला बारूद था, आर्टरी थी, जो भी है वो विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। तो जब हम विदेशों से आयात करते थे तो जो डिफेंस सेक्टर था, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमें बदले में तो कुछ देता नहीं है अगर हम फाइनेंशियल तौर से सोचा जाए तो, लेकिन हमें जरूरी भी है, प्रोटेक्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा डिफेंस जितना मजबूत होगा, अगर हमारी सुरक्षा ही सर्वोपरि नहीं होगी हमारे विचारों के अंदर, हमारे संविधान के अंदर या हमारी सरकार में, तो हम उसके अंदर कैसे विकास कर पाएंगे, अपने देश को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए सुरक्षा सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी अहम पार्ट है। तो डिफेंस सेक्टर क्या हुआ, डिफेंस सेक्टर में हमने बढ़ोतरी स्टार्ट की, विदेशों से हमने आयात स्टार्ट किया। तो डिफेंस सेक्टर की वजह से जो सरकार थी उससे क्या हुआ, लोन लेना पड़ा, और लोन के कारण जो सरकार थी उस पर क्या लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था। अब अगर सरकार पर इंटरेस्ट लग रहा है तो इस इंटरेस्ट की वजह से जो सरकार का बजट था, जो सरकार का बजट था उसका लगभग 40%, लगभग 14% हिस्सा जो था वो इसी में व्यय हो जाता था। यानी जो सरकार के पास रिजर्व खजाना था वो इसी में व्यय हो जाता था। और इसी दौर में ही हमारी जो गवर्नमेंट थी लगभग 21 सेक्टरों पर उसका डायरेक्ट रूल चलता था, यानी डायरेक्ट वो इन्वॉल्व थी। 21 सेक्टरों पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल था। अब इन पर क्या था, जो विदेशी निवेशक थे वो भी यहाँ निवेश नहीं कर पाते थे, और इन्हीं की वजह से उस टाइम पर 1991 में इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या सोचा गया, सरकार के पास 3 ऑप्शन, प्रमुख रूप से सरकार के पास 3 आए। फर्स्ट ऑप्शन था मिंटिंग का, सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन था नेशनल हेल्प का, सेकंड था इंटरनेशनल हेल्प का। अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की तो थर्ड ऑप्शन था डोमेस्टिक सोर्स का। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड था डोमेस्टिक सोर्स का। अगर हम बात करें मिंटिंग की तो सरकार ये कर सकती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट को छापा जाए और नोट का चलन बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये ऑप्शन इतना कारगर नहीं था, क्योंकि अगर ज़्यादा नोटों की छपाई की गई और वो नोट ज़्यादा अगर मार्केट के अंदर आए और उस टाइम इन्फ्लेशन का दौर था तो मिंटिंग का ऑप्शन था ये भी अच्छा साबित नहीं हो सकता था। सेकेंड ऑप्शन की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल हेल्प की बात करते हैं। हम ऑलरेडी जो विदेशों से पहले ही हम कर्ज ले चुके थे और कर्ज ज्यादा मात्रा में था, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन पर भी नहीं जा सकते थे। अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, डोमेस्टिक सोर्स की हम बात करते हैं, घरेलू से अगर हम बात करें तो वैसे इन्फ्लेशन के दौर में हम आम जनता को कैसे सहयोग के लिए कह सकते थे या आम जनता से कैसे सहयोग हम प्राप्त कर सकते थे, इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ फेल हो जाते हैं। जब तीनों ऑप्शन यहाँ फेल हो जाते हैं तो एक दो नाम उभर कर आते हैं जिन्हें हम जानते भी हैं। एक नाम है मनमोहन, एक है मनमोहन जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं आज तक जो राज्यसभा के सांसद थे। तो अब मनमोहन और मोंटेक्सी अहलवालिया हमें नीति देते हैं जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। ये एलपीजी वो वाली एलपीजी नहीं है जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो एलपीजी नहीं है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी जो ये नीति थी, ये नीति क्या कहती थी, जो हमारी गवर्नमेंट है वो 21 मेजर सेक्टरों पर कंट्रोल करती है और इन मेजर सेक्टरों पर अगर हमने अपनी देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारना है तो उसको सुधारने के लिए हमने क्या करना होगा, फॉरेन एफडीआई, फॉरेन रिजर्व पर डिपेंड रहने के बजाय हमने विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। और इसी के लिए ये नीति लाई गई। मनमोहन और मोंटेक्सी अहलवालिया इस नीति को लाते हैं और यही नीति क्या करती है, भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित करती है और
विदेशी निवेश जब आकर्षित होता है तो हम जो कयास लगा रहे थे कि भारत के अंदर फर्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो सकती है, 1991 में हम उस दौर से बच जाते हैं। आइए हम अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 360 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो कैसे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको कैसे इशू करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किस आधार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं? थ्रेट टू फाइनेंस और क्रेडिट। अगर उनको ये लगता है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, देश में वित्तीय जो स्थिति है वो संकट में है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। तो जब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू करेंगे, वित्तीय आपातकाल को इशू करेंगे, तो उसको 2 मंथ के अंदर उसको बोथ हाउस से अप्रूवल मिलना जरूरी है। यानी दोनों हाउस, जो हमारे दोनों हाउस हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, इससे उसको इनसे अप्रूवल मिलना आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं इनको किस आधार पर मिलता है, इनको सिंपल मेजोरिटी के आधार पर ही दोनों हाउसों से जो अप्रूवल है मिलना जरूरी है। मान के चले किसी कारणवश अगर राज्यसभा यहाँ कार्रवाई के, राज्यसभा जो है वो स्थगित नहीं है, यानी राज्यसभा का अधिवेशन चल रहा है, यानी किसी कारणवश मान के चले किसी इलेक्शन के कारणवश लोकसभा नहीं है, तो सिंपल मेजोरिटी से राज्यसभा से पास होना होगा। लेकिन जब भी लोकसभा अपने कार्यकाल के अंदर आएगी, या लोकसभा जब भी लोकसभा की बैठक होगी, तो उस लोकसभा की बैठक के अंदर 30 डे के अंदर, यानी कि 30 दिनों के अंदर उससे अप्रूवल मिलना जरूरी है। आज जो एक बार अप्रूवल मिलने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम टाइम पीरियड, यानी अब इसको की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 352, उसकी भी टाइम लिमिट थी। उस टाइम लिमिट के बाद क्या होता था, बाद में इसको 6 मंथ या 2 मंथ के बाद भी जब भी बार बार इसको हाउस से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन इसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक बार ही अगर अप्रूवल दोनों हाउस से मिल जाती है तो बार बार अप्रूवल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसका जो टाइम लिमिट है वो इनडेफिनेटली मैक्स है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कभी तक भी ये जारी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसको, अब इसको खत्म करना है, रिमूव करना है, तो इसको रिमूव कौन करेगा? तो इसको रिमूव राष्ट्रपति के द्वारा यह रिमूव की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी को हाई कोर्ट या अपने देखरेख में हाई कोर्ट क्या उसके बारे में विचार विमर्श कर सकता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में हाई कोर्ट विचार विमर्श कर सकता है। ऐसा कब हुआ? जब हमने 44 अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन 1978 में ऐसा हुआ है, या ऐसा कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट की, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है। एक है यूनियन पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि केंद्र पर क्या इफेक्ट है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट पर क्या इफेक्ट है, राज्य कैसे प्रभावित होता है। फर्स्ट उसके अगर हम बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव ये बात है कि यूनियन है जो केंद्र सरकार है वो स्टेट को स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी स्टेट से कैसे किस प्रकार जो फंक्शंस होंगे वो किस प्रकार होंगे, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है वो किस प्रकार होंगे, ये यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट कर सकती है, किस प्रकार से वह कैसे कैसे फंक्शन किए जाएंगे। अगर हम सेकंड उसकी बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी में, तो सेकंड के अंदर जो स्टेट है, तो स्टेट है, स्टेट के जो सभी बिल होते हैं, स्टेट में 2 टाइप से बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। ये हमने कभी आर्टिकल किसी में पढ़ेंगे, आर्टिकल 110, आर्टिकल 117 धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में को परिभाषित करता है कि धन विधेयक किसे कहा जाता है और वित्त विधेयक किसे कहा जाता है। तो जितने भी स्टेट के जो मनी और फाइनेंस बिल हैं सभी किसके पास आ जाते हैं,
प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं, यानी अब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति, प्रेसिडेंट की अनुमति आवश्यक है। स्टेट के जितने भी मनी और फाइनेंस बिल हैं, अगर हम थर्ड उसकी बात करते हैं इफेक्ट की, तो क्या असर होता है इसका, थर्ड उसमें बात करते हैं तो जितने भी अलाउंसेंस हैं, सैलरी हैं, जो भी भत्ते और सैलरी हैं, थर्ड उसकी अगर हम बात करते हैं सैलरी हैं, सैलरी की हम बात करें, जितने भी अलाउंसेंस हैं उन सभी को रिड्यूस कर सकती है केंद्र सरकार। यूनियन को जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उन सभी को कम कर सकती है। इसी के अंदर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैलरी को भी कम किया जा सकता है। तो आज की हमने लेक्चर में हमने जाना कि आर्टिकल 360 है क्या, आज तक ये अप्लाई नहीं किया गया, आज तक इशू नहीं किया गया है। सबसे पहले अगर इसकी हम बात करते हैं, इशू करने के बारे में सोचा गया था 1991 के अंदर, लेकिन उससे हमारे देश ने उस स्थिति को पार पा लिया था। हमने वहाँ जो पॉलिसी देखी वो थी मनमोहन और मांटेक सिंह अहलुवालिया की पॉलिसी थी, जिसे हम LPG के भी नाम से जानते हैं, और उसी पॉलिसी के बदौलत ही हम वित्तीय आपातकाल से बाहर आए थे। फिर हमने जाना कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको इश्यू प्रेसिडेंट करता है, और उसके बाद उसको बोथ हाउस से अप्रूवल मिलनी आवश्यक है। एक बार अप्रूवल मिलने के बाद उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। फिर हमने उसके इफेक्ट जाने, स्टेट गवर्नमेंट पर क्या इफेक्ट होते हैं उसके। स्टेट गवर्नमेंट यानी उसको विचार विमर्श के बिना जितने भी मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, सभी को प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, उसकी अनुमति आवश्यक है। उसके बाद हमने जाना जितनी सैलरी है, अलाउंसेंस है, जो भी कर्मचारी हैं उनकी में सैलरी में कटौती की जा सकती है। इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद।